इस बार नियंत्रण रेखा पर ही कदम नहीं रुक पाएंगे, पाक की अंतिम सीमा पर इस बार तिरंगा लहराएंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। इस बार हालात पाकिस्तान ने कुछ ऐसे बना दिए हैं कि अब शायद तिरंगा इस्लामाबाद, कराची या फिर पाकिस्तान के किसी और शहर में लहराने जा रहा है। रणभेरी बच चुकी है, सेना लश्कर से कूच करने के लिए तैयार है, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। किसी ने सच कहा है, जब नास मनुज में छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तो दहशतगर्दी को पनाह देकर हिंदुस्तान में बेगुनाहों का खून बहा रहा है, ऊपर से अंजाम भुगतने की गिदड़ भपकी दे रहा है। पाकिस्तान के पालतू हाफिज सईद की धमकी पहले जरा सुनिए, जो सिंधु नदी का जल रोकने के बाद पूरी तरह से बिफर गया है, धमकाता हुआ नजर आ रहा है। कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी, तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान के ये पालतू आतंकी हैं जो गिदड़ भपकी दे रहे हैं हिंदुस्तान को। लेकिन पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। आज हॉट स्टोरी में बात होगी देश के इस गुस्से की और कैसे पाकिस्तान के खात्मे के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा देश पाकिस्तान के खात्मे की मांग कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि शक्ति है तो उसका प्रदर्शन जरूरी है। इतना ही नहीं, धर्माचार्यों से लेकर तमाम सेलिब्रिटी तक आर पार की जंग की मांग कर रहे हैं। संप्रदायाचा चुकीचा अर्थ लावणारे कट्टरपंथी असं करतील, म्हणून देश बलवान पाहिजे। आपल्या मनात दुःख आहे, सगळ्यांचंच अंतःकरण जड आहे। सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, अब घर में घुस के बेईमानों को मारना चाहिए। इन्होंने जब 27 किया तो जब तक इनके यहाँ से इनकी 2700 की लाशें जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमें संतोष नहीं होगा। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झंझोर दिया है। इस घटना ने मन को तोड़ दिया है। इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए।
पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। अब समय आ गया इन आतताइयों को मुंहतोड़ जवाब देने का। जो गोली की भाषा समझते हैं उन्हें गोली की भाषा समझाइए, और जो बोली की भाषा समझते हैं उन्हें बोली की भाषा समझाइए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। तो पूरा देश इस वक्त जबरदस्त गुस्से में है। पूरे देश में उबाल है। क्या धर्माचार और क्या सेलिब्रिटी, क्या पॉलिटिशियन और क्या आम इंसान, हर कोई कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसा इंतकाम होना चाहिए जो लंबे समय तक याद रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उन आतंकियों को, दहशतगर्दों को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। जरा सुनिए। हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। हमने ये नहीं कहा। तो वो तो सुना आपने कि किस तरीके से ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, वो किस तरह आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब भारत एक्शन के लिए तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं और उल्टा धमकियां दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान और आतंक परस्त लोगों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया है, कैसे पंच प्रहार तैयार हुआ है, आज इनसाइड स्टोरी में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत ने सिर्फ सिंधु नदी समझौते को तोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ पहली वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के खात्मे का ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई, आर पार की जंग का भी ऐलान कर दिया है। आज आपको भारत की तैयारी के बारे में बताएंगे। आज आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि कैसे भारत इस बार आर पार के मूड में है। इस बार स्ट्राइक नहीं, वॉर होगा। लुका छिपी नहीं, अब खुलकर शिकार होगा। अब आपको भारत की 5 पॉइंट में स्ट्रेटेजी समझाते हैं कि आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी नाकेबंदी की है। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह की जुर्रत की है तो अब भारत उसे सबक सिखाएगा, यह तय हो चुका है। और इसी के लिए पाकिस्तान के खात्मे के लिए 5 कदम उठाए गए हैं। अब देखिए ये जो 5 कदम कौन से हैं। ये जो पंच प्रहार है, ये जो 5 कदम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने अपने 5 सिपह सालारों को पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए काम पर लगा दिया है। वो 5 पांडव जो हर वक्त जब भी जरूरत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो सामने आते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर उन 5 पांडवों में से कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीसीएस की बैठक में वो शामिल थे, पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने में वो शामिल थे। अब जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास जिम्मा है गृह मंत्रालय का, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलओसी के पास सभी गांवों को खाली कराया जा रहा है। बंकर तैयार हैं। देश भर में आतंक के स्लीपर सेल पर एनआईए की कार्रवाई तेज हो गई है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने, चूंकि जैसे ही पहलगाम की घटना हुई मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति तैयार किया और एक के बाद एक एक्शन शुरू हो गया। दूसरे पांडवों में से दूसरा सबसे बड़ा नाम है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सैन्य स्तर पर जवाब की रणनीति तैयार की जा रही है। सीमाओं पर सेना की तैनाती को दुगना किया जा रहा है। एयरफोर्स को स्ट्राइक तैयारियों के लिए अलर्ट पर रखा गया है। नौसेना को अरब सागर में पाकिस्तानी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका, क्योंकि अगर कन्वेंशनल वार होता है तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। लेकिन एक ऐसा किरदार जिसकी सबसे अहम भूमिका है वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो कूटनीतिक दबाव बनाने की है। यूएन, G20, SCO, वो तमाम UNGC, वो तमाम ऐसे संगठन हैं जहां पर भारत समर्थन जुटाने की मुहिम तेज कर चुका है। अभी G20 के तमाम डिप्लोमेट्स के साथ भी विदेश मंत्री मिले थे, उनको स्थितियों के बारे में बताया था। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करवाने की जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो भी तेज हो गई हैं, लगातार डोजियर सौंपे जा रहे हैं। बताया जा रहा कि पाकिस्तान ने किस तरह आतंक को न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि पर्दे के पीछे से भारत में कत्लेआम की भूमिका तैयार की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत सौंप दिए हैं। अब एक बड़ी भूमिका है। कभी नेपोलियन कहा करता था कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दो, और आर्थिक नाकेबंदी का जिम्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निभाया है और इसका ऐलान भी हो चुका है। MEA ने ऐलान करके 5 बड़े प्रतिबंधों के बारे में ऐलान कर दे, जिसमें सिंधु नदी जो समझौता था वो रद्द करना था, लेकिन इसके साथ भी बहुत कुछ करना है। आर्थिक दबाव की तैयारी की जा रही, कैसे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को आर्थिक चोट दिया जाए। पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन को जो दर्जा था वो तो पहले ही हटा दिया गया था, अब व्यापार को पूर्णतः बंद करने की तैयारी है। LOC ट्रेड को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। LOC में एक बड़ा ट्रेड कारोबार होता है। पिछली बार ही 3000 करोड़ से ऊपर का कारोबार पाकिस्तान ने किया था। आतंकी फंडिंग से जुड़े बैंकों और संगठनों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये अपने आप में ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण को यह भूमिका दी गई है। संसदीय कानून एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू, ये वो 5वें किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सोशली, पॉलिटिकली और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो खेल और बाकी चीजों में भी उनको आइसोलेट करने की तैयारी किया है। उसके लिए देश के अंदर सबसे पहली भूमिका किरण रिजिजू की कि देश के अंदर किस तरह से तमाम विपक्षी नेताओं को भरोसे में लिया जाए, माननीयों को भरोसे में लेकर सरकार के जो कड़े फैसले हैं उसमें समर्थन हासिल करने की कवायद की जाए, जिसमें बहुत हद तक सफल रहे हैं। भारत ने ICC और अन्य खेल संगठनों में पाकिस्तान के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय खेल रिश्ते भी सस्पेंड कर दिए हैं। FATF, जहां टेरर फंडिंग को लेकर के जो है फेडरेशन है, वहां पर भी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो 5 पांडव हैं, इन्होंने मिलकर के पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है। लेकिन अब जो सबसे अहम किरदार हैं, अब आपको मिलवाते हैं PM मोदी के उन 5 सुपर कॉप से, जिनके एक्शन से ही पाकिस्तान के आतंकियों से लेकर हुक्मरानों तक की पतलून गीली हो जाती है। मोदी के वो 5 सुपर कॉप जिन्होंने पाकिस्तान को निपटाने की कमान अपने हाथों में ली है। अजीत डोभाल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, खासकर पाकिस्तान तो उनके नाम से थर थर कांपता है। वो एक ऐसा नाम है जिनको लेकर दुश्मनों में नाम सुनते ही खौफ आ जाता है। अजीत डोभाल भारत के मौजूदा समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। देश के सुरक्षा मामलों में मोदी सरकार में उन्होंने कई बार बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद वो और कई चेहरे हैं जिनके बारे में आपको अलग अलग बताएंगे। विक्रम मिस्त्री, विदेश सचिव, इससे पहले विक्रम मिस्त्री अगर देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डेप्यूटी हुआ करते थे, यानी उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है कि चीजें कैसे चलती हैं और पाकिस्तान किस तरह की नापाक हरकतें करता है। रवि सिन्हा जो रॉ चीफ बनाए गए हैं, इसके साथ तपन डेका, दोनों एक ही बैचमेट है। तपन डेका और रवि सिन्हा दोनों एक ही बैचमेट हैं, दोनों, उनको भी इस पर लगाया गया है। और एक और नाम CDS अनिल चौहान का। CDS विक्रम रावत की मौत के बाद अनिल चौहान को CDS बनाया गया और उसके बाद से अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के बीच में न सिर्फ बेहतर कोऑर्डिनेशन को अंजाम दिया, बल्कि उन्होंने यह भी तय किया कि किस तरीके से पाकिस्तान
या फिर दुनिया के जो दूसरे दुश्मन मुल्क हैं वो जो है कहीं भी नापाक हरकतें ना कर पाएं। पहलगाम में हुई घटना के तुरंत बाद से ही इन 5 सुपर कॉर्प्स ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कमान अपने हाथों में ले ली है। मिशन पाकिस्तान में अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डोभाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है, एक बार फिर से वो एक्टिव मोड में आ गई। दरअसल डोभाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने आप में एक किताब है पूरी तरीके से। इंटेलिजेंस से लेकर के टारगेटेड स्ट्राइक तक की प्लानिंग पर नजर रखे, चाहे वो बालाकोट की बात करें, चाहे वो जो है पुलवामा हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी बात करें, हर बार मुख्य किरदार अजीत डोभाल का ही था। रॉ और आईबी और सेना के बीच में समन्वय भी वही मास्टरमाइंड है। विक्रम मिस्त्री के बारे में मैंने पहले भी बताया कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की तैयारियों में जुटे हैं। यूएनएससी में पाकिस्तान की निंदा कराने की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस से उन्होंने खास बातचीत की है। अब आईबी चीफ तपन डेका की अगर बात की जाए तो तपन डेका को देश के अंदर स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल्स को नेस्तनाबूद करने में महारत हासिल है। उन्होंने उसकी धरपकड़ भी तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन शील्ड की कमान भी उन्हीं ने संभाली है। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। अब एक और अगला नाम है रवि सिन्हा का, रॉ चीफ। रॉ की बेहद अहम भूमिका है। लगातार पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है कि बलूचिस्तान, पीओके और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी घटनाएं होती है उसमें रॉ की बड़ी भूमिका है। तो इस वक्त रॉ की सबसे बड़ी भूमिका सामने आ रही है सीमा पार खुफिया नेटवर्क को एक्टिव करने की, जिसे कर दिया गया है। पीओके और पाकिस्तान में हाई वैल्यू टारगेट्स को एक्टिवेट कर दिया गया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्योंकि अगर आपको कोई स्ट्राइक करनी है तो आपको टारगेट आइडेंटिफाई करने होंगे, जिसमें रवि सिन्हा की बड़ी भूमिका होगी। डिजिटल निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस को बढ़ावा लगातार दे रहे हैं। और अब 5वां और आखिरी नाम है जनरल अनिल चौहान का, जो सीडीएस अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं का जो समन्वय है और ऑपरेशनल कमांड इन्हीं के हाथ में होगी। यानी कि अगर कन्वेंशनल वॉर होता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अनिल चौहान की होगी, क्योंकि तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन एक चुनौती होता है, लेकिन तीनों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करना यह अनिल चौहान की भूमिका होगी। एलओसी पर सैनिकों की पुनर्संरचना और एयर स्ट्राइक की जो संभावनाएं हैं उसको पुख्ता करेंगे। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को व्यवहारिक रूप देने की तैयारी हो रही है। दरअसल कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होती है जो इनसाइड एक तरह से युद्ध के पीछे, पर्दे के पीछे से जो तैयारी की जाती है। तो इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हिंदुस्तान किसी भी कीमत में आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है, ना उनके पनाहगारों को। इस बार कोई लुका छिपी का खेल नहीं, बल्कि खुलकर वार करने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यही वजह है कि चौतरफा नाकेबंदी शुरू हो गई है। अब हम आपको भारत के उन 5 कदमों के बारे में भी बताते हैं जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी की है। अब कभी भी खुले रण का ऐलान हो सकता है। दरअसल युद्ध के ऐलान से पहले एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसे एसओपी कहा जाता है। उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब 5 पॉइंट में आपको समझाते हैं वो 5 बड़े कदम जिसने पाकिस्तान के खात्मे का संकेत दे दिया है। तो 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से भारत ने 5 बड़े कदम उठाए हैं। और वो जो कदम हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं वो युद्ध की तैयारियों को, या युद्ध से पहले जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, ये उसी को इंप्लीमेंट करने वाला है। इसके तहत एक बहुत अहम काम होने जा रहा है, जिसमें आप देखिए, अगर 5 कदमों की बात करें तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर के देश के अंदर विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल सरकार ने किया। G20 देशों के जो राजदूत थे, उन राजदूतों से जो है मिलकर के विदेश मंत्री ने उनको न सिर्फ डोजियर सौंपे, वो तमाम एविडेंस दिए जिसमें पाकिस्तान की संलिप्तता थी, और इसके साथ
उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान का इस आतंक में हाथ था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, वो सबसे अहम बात यह थी कि किस तरीके से जो पाकिस्तान समर्थित देश हैं, उसमें चाहे आपका जो है चाइना हो, चाहे टर्किया हो, या फिर आपका मलेशिया हो, इस तरह के तमाम देशों के राजदूतों से, प्रतिनिधियों से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर मिले। तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो अलग अलग मुलाकातों के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, सबको कन्विंस करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति से विदेश मंत्री और गृह मंत्री एक साथ मिले हैं। यह भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद अहम है। और ये रखी हुई जो लाल फाइल, ये अपने आप में बेहद अहम है। इस लाल फाइल के लिए कहा जाता है कि दरअसल पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ब्लूप्रिंट है। और इसके क्योंकि जो राष्ट्रपति होती है वो अपने आप में तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं, और ये जो तीनों सेनाओं की प्रमुख युद्ध की दशा में राष्ट्रपति के संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अमित शाह और विदेश मंत्री ने जाकर के उनको स्थितियों को बताया कि अब देश की स्थिति यह है, अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कभी भी करना पड़ सकता है। वो स्थितियां से अवगत कराया गया। तो स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक बड़ा हिस्सा होता है जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों को कन्विंस करना, और उसकी तैयारी भी लगातार हो रही है। जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कैसे राजनयिकों के साथ विदेश मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पहलगाम हिंसा में शामिल होने का सबूत सौंप रहे हैं, वर्तमान स्थितियों से वाकिफ करा रहे हैं। और अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, वो तमाम देश हैं जिनका समर्थन भी हासिल कर रहे हैं, उन्हें समर्थन मिला भी है। सेनाध्यक्ष का कश्मीर दौरा भी इस वक्त बेहद अहम है। एलओसी में जाकर के सेनाध्यक्ष स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, सैनिकों से मिल रहे हैं, सैन्य हालातों का जायजा लेकर सेना के डिप्लॉयमेंट को मुकम्मल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर जंग होती है तो 740 किलोमीटर की जो एलओसी है उसे सुरक्षित करना, वहां सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ाना, यह अपने आप में बेहद जरूरी होगा, क्योंकि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। 2 दिन से ही खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई है, और जब जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तब तब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के जरिए आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराने की कोशिश करता है। उसका भी जवाब देना है। तो पहला ये महत्वपूर्ण कदम है जो अब कहीं ना कहीं सेना प्रमुख भी उठा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान समर्थित देश चीन, तुर्की, मलेशिया, इनको भी चेतावनी दी गई है साफ तौर पे। आप समझ लीजिएगा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे तो ना तो हमारे साथ आपके कारोबारी रिश्ते रहेंगे, ना डिप्लोमेटिक रिश्ते रहेंगे, क्योंकि आतंक के साथ जो खड़ा है वो भारत के साथ नहीं हो सकता। अपनी चिंता से वाकिफ करा दिया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कई बड़े कदम से भारत अवगत करा रहा है। अब इन सब चीजों में भारत ने एक एक कर स्टेप बाय स्टेप कदम रख रहे हैं। आप अगर गौर कीजिए कि 11वें दिन एयर स्ट्राइक की गई थी, 12वें दिन सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और इस बार क्या 13वें दिन पाकिस्तान की 13वीं होगी। बस इसी का काउंटडाउन शुरू हो गया, इसी का पूरा इंतजार किया जा रहा है। भारत ने बड़े कदमों के जरिए अपना दम दिखाया है। G20 के राजनयिकों से सीधे तौर पर मुलाकात करके बता दिया है कि भारत इस वक्त उस मुहाने पर खड़ा है कि या तो मिटा देगा या मिट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग खुद तय कर लीजिए, बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकते। मैंने कल भी कहा था कि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां की याचना नहीं, अब रण होगा, तो अब रण की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। पूरी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर विशेष सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी दे दी है। सेना को विशेष अधिकार दिए जाने की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी फॉलो किया जा रहा है। तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के जरिए अब कहीं ना कहीं भारत तमाम कदम उठा रहा है। लेकिन अब आपको कहते हैं कि जब जो है वक्त खराब होता है तो आपका दिमाग भी खराब हो जाता है। पाकिस्तान की बुद्धि भी कुछ विनाश की तरफ जा रही है। आज का जो पॉजिटिव डोज है उसको आपको थोड़ा पाकिस्तान की स्ट्रेटजी से समझाते हैं। हम क्यों करें पॉजिटिव डोज है, क्यों
आपको जो स्थितियां हैं वो आप अपने आप में खुद गुनहगार बन रहे हैं। अभी एक धमकी दी है पाकिस्तान ने और लगभग उसे खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम में जो हिंसा हुई, आतंकी हमला, और उसके बाद पाकिस्तान के जब 5 बड़े फैसलों से हमने जो करारा जवाब दिया, उससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान ने 52 साल पहले हुए शिमला समझौते को निलंबित करने का कदम उठा दिया। कह दिया कि शिमला समझौते को हम खत्म कर रहे हैं, यानी बैठे बिठाए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल पहले समझ लीजिए कि 1972 में हुआ शिमला समझौता आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को कैसे भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब शिमला समझौते के निलंबित होने के बाद कोई भी पक्ष एलओसी को मानने को बाध्य ही नहीं होगा। लिहाजा पराक्रमी भारत अब एलओसी को पार करके कोई भी कार्रवाई कर सकता है, या कहें कि पाकिस्तान को घर में घुसकर ऐसा सबक सिखा सकता है जिससे न केवल आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी याद रखेंगी कि आखिर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाकर उन्होंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी। शिमला समझौते के निलंबित होने के बाद क्या कुछ हो सकता है और इस पर क्या फर्क पड़ेगा, जरा इसको भी आपको समझा देते हैं। दरअसल जो शिमला समझौता जब हुआ, शिमला समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान बुरी तरह पराजित हुआ। पूर्वी पाकिस्तान से कटकर अलग हो गया और नया बांग्लादेश बन गया। उस समय भारत ने 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था, जिसको शिमला समझौते के तहत छोड़ दिया गया। पाकिस्तान का करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर भी हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच जो शिमला समझौता, उस समय इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उनके बीच में जब समझौता हुआ तो भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन जमीन को वापस लौटा दिया, सैनिकों को वापस छोड़ दिया। किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को 2 राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। किसी तो आपने सुना, ये हैं डेप्यूटी सीएम पाकिस्तान, आपके डेप्यूटी पीएम पाकिस्तान इशाक डार, जो कह रहे हैं कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। आपने शिमला समझौता रद्द करने की बात कहकर अपनी ताबूत पर कील ठोक दिया है, क्योंकि अगर एलओसी नहीं रहेगी, एलओसी को अगर जो है कोई बर्डन नहीं रहेगा, तो हिंदुस्तान के जो सपूत हैं वो इस्लामाबाद में झंडा फहराने से गुरेज नहीं करेंगे। और वही काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, उसी कदम की शुरुआत हो चुकी है। तो भारत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है, क्योंकि हम पंचशील का सिद्धांत का पालन करने वाले लोग हैं। ना पहले वार करते हैं, लेकिन वार करने वाले को कभी बख्शते नहीं हैं। ये बात बिल्कुल तय है, और हिंदुस्तान ने अपने इन तमाम कदमों से बता दिया है कि बस इंतजार कीजिए, कुछ पलों में, कुछ समय में पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। नमस्कार। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।